तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज का हमारे एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका पार्ट नंबर 3 होने वाला है। होपफुली हम इस पार्ट में इस चैप्टर को एंड कर देंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 इस चैप्टर का नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देख लीजिए, बिकॉज उसमें जो हमने बातें डिस्कस करी हैं उसी का ही कंटिन्यूस होगा इस पार्ट में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लीजिए। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे जो टॉपिक्स हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया है। और उसके साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक अनाउंसमेंट दूंगा जो कि आपके लिए एक गिफ्ट हो सकता है अगर आप उसको सुनेंगे ध्यान से। तो वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, मुझे जल्द से जल्द 200 सब्सक्राइबर्स पहुँचने। और लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दो, कॉमेंट करना है, जो भी मना है कॉमेंट कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ लिया था हमारा अकाउंटिंग फॉर गुडविल। मैंने बताया था चैप्टर नंबर 3 जो हमारा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्वेश्चंस के साथ। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी हमने इसको देख लिया था। फिर हमने उसका एक एग्जाम्पल किया था क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया था। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बाई और टू का डिफरेंस जाना था। अगर आपको क्वेश्चन में बाई लिखा है या फिर टू लिखा है, यानी अप्रिशिएटेड बाई, अप्रिशिएटेड टू, इंक्रीज बाई, इंक्रीज टू, डिक्रीज बाई, डिक्रीज टू, ये सारी चीज़ें अगर लिखी होंगी तो आपको क्वेश्चन में कैसे उसको सॉल्व करना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करी थी। अब हम जानेंगे हमारा अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी कि अब हम रिजर्व्स और जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड हैं उसके बारे में हम अपना डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों है। तो रिजर्व्स लाइक जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट जो है हमारा क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल या फिर हमारा डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल जो हमारा लॉस होता है, बिल्ड अप ओवर टाइम, बिलोंग टू ओल्ड पार्टनर्स बेस्ड ऑन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये पुराने पार्टनर्स, मान लीजिए हमारा पार्टनरशिप फॉर्म में जो 5 साल तक चला, उसके बाद 6th ईयर में क्या किया उन्होंने, एक और नए पार्टनर का एडमिशन करवा लिया। तो अभी तक जो 5 साल उन्होंने जो भी रिजर्व्स हैं, जो भी प्रॉफिट कमाया है, तो वो सारे जो प्रॉफिट है वो उन्हीं चारों लोग जो ओल्ड पार्टनर्स थे, जो 5 साल तो उस फॉर्म को चला रहे हैं, 5 साल से चला रहे हैं, तो उन लोग का ही वो प्रॉफिट हुआ। हकदार वही लोग हुए। जो नया पर्सन आ रहा है वो तो 6th ईयर आ रहा है ना, तो 6th ईयर के बाद जो प्रॉफिट होगा वो उसका हकदार होगा। बट 6th ईयर से पहले के जितने प्रॉफिट थे, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनका हिस्सेदारी होगी। तो वहीं यहाँ पे कह रहा है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे, जितना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके बेसिस पे वो उनको बिलोंग करता है। These need to be distributed before the new profit sharing ratio takes effect, यानी कि जो भी अगर हमारा बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस देख रहा है, वहाँ पे रिजर्व्स है या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, सरप्लस को हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं, तो हमारा वहाँ पे कुछ ऐसे दिख रहा है तो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किसको करना है, ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में करना है, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आता था उसको हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में करते थे, सेम तरीके से जो हमारा रिजर्व और सरप्लस है उसको भी हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नया पार्टनर को कोई भी हिस्सेदारी नहीं होने वाले। कॉमन सेंस लगा क्वेश्चन को इस्तेमाल, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आज की डेट के बाद कोई चीज़ हो रही है, मतलब नया पार्टनर मान लीजिए एडमिशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल एडमिशन हो रहा है, तो अब जो भी चीज़ आएगी उसमें जो न्यू पार्टनर है उसकी हिस्सेदारी होगी। बट एडमिशन से, मान लीजिए एडमिशन वो 1 अप्रैल को, तो 31 मार्च तक जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करेगी। न्यू पार्टनर का उसमें कोई भी बिलोंगिंग्स नहीं रहेंगी। कॉमन सेंस है, इसको अगर आप कॉमन सेंस से चलेंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी रहने वाला है। तो ट्रीटमेंट है हमारा रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। These are transferred to the old partners capital account, और इसका जर्नल एंट्री रहेगा हमारा जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट हमारा जो भी बैलेंस रहे उसको हम डेबिट कर देंगे। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होता है, एक बार क्रेडिट है एक डेबिट है। जो ये जो क्रेडिट है ये प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट जो हमारा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस यानी कि हमारा प्रॉफिट आया है, तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लिखने की जगह हम पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकते हैं। तो उसको हमने डेबिट किया, फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ओल्ड पीएसआर में क्रेडिट कर देंगे, फिर हमारे कैप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस। अगर कोई लॉस हुआ है तो सेम अपोजिट एंट्री हो जाएगी हमारी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यानी कि जो हमारा लॉस है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे।
उसके बाद अगर हमारा कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो उसको ध्यान रखना है, सारे रिजर्व्स हम नहीं बांटेंगे, रिजर्व्स हम वही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो हमें कहा जाए। जैसे कि हमारा क्वेश्चन में बहुत बार दिखता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे वर्क फोर्स होती है, जो हमारे लोग होते हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए ये रिज़र्व बनाया जाता है। मान लीजिए कोई हमारा कंपनी का हमारी जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, उसमें कोई बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय था हमारा, जो कि हमें सेल्स ला के देता था, हमने हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें बहुत ही ज़्यादा हिस्सेदारी रही उसकी, उसने अच्छा काम किया। बट क्या हुआ कि उसका बाई किसी तरह से उसका डेथ हो जाता है। तो क्या हुआ कि हम उसका जो फैमिली है उसको हम क्या करते हैं, कुछ कंपनसेशन का अमाउंट दे देते हैं कि भैया देखिए पैसे से इंसान तो नहीं आ जाएगा, बट हम थोड़ा सा अमाउंट दे देंगे, कुछ दिन तक उसका फैमिली का सर्वाइवल के लिए कुछ हम अमाउंट दे देंगे। तो वो जो हमने पैसा निकाल के देंगे, तो वो हम कहाँ से देंगे, वो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से देंगे। ये एक एग्जाम्पल हुआ, इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये बहुत ईजी होता है समझने के लिए, इस वजह से मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। तो वो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है, वो केवल वर्कमैन के लिए होता है, उसमें ओनर्स को कुछ भी हिस्सेदारी नहीं होती है। तो वहाँ पे अगर कोई क्लेम एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो हमारे एग्जांपल में हमने 1 लाख रुपए मान लीजिए उठा के दिया, जो हमारा उसका एम्प्लॉय का फैमिली था, उसको हमने 1 लाख दिया, तो वहाँ पे क्या हुआ, हमारा क्लेम एग्जिस्ट कर रहा है। बट अगर कहीं पे कोई क्लेम नहीं है, कहीं पे कोई आया गया है, कुछ नहीं है, जैसा है वैसा ही, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, पूरा जो रिजर्व है उसको हम बांट लेंगे आपस में। यानी कि अगर 5 लाख का फॉर एग्जांपल था, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा 5 लाख का था, 5 लाख, ये हमारा 5 लाख का था, और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी क्लेम नहीं था। तो क्लेम नहीं था तो पूरा का पूरा 5 लाख जो है वो हमारा कहाँ जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। अगर वहाँ पे कोई क्लेम एग्जिस्ट करता है, द क्लेम इज शोन एज अ लायबिलिटी, द रिमेनिंग रिजर्व इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि अगर कोई लायबिलिटी, मतलब हमारा कोई क्लेम है, हमें 1 लाख देने, मान लीजिए अब, तो हम क्या करेंगे, 5 लाख माइनस 1 लाख कर देंगे, और जो 4 लाख बचेगा उसको हम फिर, यानी कि जितना देने के बाद, क्लेम जो है उसको देने के बाद जो भी पैसा बचेगा उसको हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सेम तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनता है कि हमने मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो फिक्स तो होती नहीं, इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन होता रहता है कि कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी मार्केट नीचे आ रहा है। तो जब मार्केट मान लीजिए नीचे आया, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा लॉस सफ़र ना करना पड़े, जिसकी वजह से हमारा जो कंपनी में मेन कैपिटल लगा है वही हमने निकालना पड़ जाए, उसी से हमने पे बैक करना ना पड़ जाए। तो इस वजह से हम एक रिजर्व बना के चलते हैं कि मान लीजिए भैया हमारी जो इन्वेस्टमेंट हो वो उसमें कभी डेफिसिट हुआ, वो अगर नीचे गया, तो उसको में जो हम कंपनसेशन है वहाँ पर जो भरपाई होगी, जो भरपाई हम अपना इस रिजर्व से करेंगे। तो उस रिजर्व को क्या नाम दे दिया हमने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो सेम तरीके से अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो हम क्लेम दे देंगे, फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है तो हम क्लेम नहीं देंगे। तो अगर मार्केट वैल्यू हमारी बुक वैल्यू, यहाँ पे अब क्या है, क्लेम नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे वर्ड्स बदल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दी रहेगी। क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लीजिए बैलेंस शीट है, तो एक साइड आपको इन्वेस्टमेंट का, एसेट साइड इन्वेस्टमेंट रहेगा, और रिजर्व हमारा रिजर्व लायबिलिटी साइड रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट मान लीजिए हमारी 5 लाख की है, बुक वैल्यू हमारी 5 लाख की मान लीजिए, रुकिए बताता हूँ जस्ट एक सेकेंड, 1 मिनट। हमारा बैलेंस शीट में बुक वैल्यू 5 लाख है, यानी कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको हमने कितने पे रिकॉर्ड किया है, 5 लाख पे। मार्केट में क्या वैल्यू है, 5 लाख है, यानी कि जितना हमने रिकॉर्ड किया जितना मार्केट में हमारा इक्वल है, यानी कि बराबर चल रहा है। तो वहाँ पे कुछ भी पैसा ना आएगा ना जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, तो कोई भी, जैसे हमारा प्रीवियसली कोई क्लेम नहीं हुआ, तो उसी तरीके से यहाँ पे कोई भी पैसा अंदर बाहर नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, जितना भी रिजर्व है उसको हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फिर उसी तरीके से अगर हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो नीचे है, बुक वैल्यू ऊपर है, तो यानी कि हमारा 5 लाख का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हमने रिकॉर्ड किया है कि हमारे पास 5 लाख की चीज़ें इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रियलिटी में जो मार्केट रेट है, मार्केट में उसका वैल्यू केवल 4 लाख रुपीज़ है। तो वहाँ पे क्या हुआ, 1 लाख रुपए कम आ गया। तो अब यहाँ पे जो 1 लाख रुपए की कमी आई है, इसकी भरपाई हम किससे करेंगे, हमारे रिजर्व से करेंगे, जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। तो क्या करेंगे, जो डिक्रीज इन द एडजस्टेड अगेंस्ट द रिजर्व, तो यानी कि जो पैसा कम पड़ा है
इफ द डिक्रीज अमाउंट इज मोर देन द रिजर्व, द एक्सेस इज डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड द रिजर्व रिमेनिंग रिजर्व इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये लाइन आपको क्या कहा है, इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल समझते हैं, बुक वैल्यू BV हमारी, BV बोला है, वी फॉर वैन, बी नहीं, बुक वैल्यू इतना है, मार्केट वैल्यू हमारी मान लीजिए 1 लाख है, और जो हमारा रिजर्व है वो हमारा 2 लाख रुपीज़ का है। तो अब वो लाइन क्या कह रहा है कि बुक वैल्यू हमारी 5 लाख है, मार्केट वैल्यू 1 लाख है, तो यहाँ पे माइनस कितना हुआ, यहाँ पे माइनस हो गया हमारा -4 लाख हो गया। तो अब -4 लाख जो हुआ है इसको जो हम भरपाई करेंगे ये हमारा इससे नहीं हो पाएगा। इससे क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही लाख है, यहाँ पे सिर्फ 4 लाख है। तो अब यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे कितना वैल्यू बचेगा, इसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 2 लाख, इसको हमने एडजस्ट कर दिया। अब जो ये 2 लाख रुपीज़ है ये हमारा जाएगा कहाँ पे, ये हमारा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्ट 2 में हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से हमारी जो चीज़ें हैं वो वर्क करने वाली हैं। और इसी तरीके से अगर आप कहें कि यहाँ पे मार्केट वैल्यू 4 लाख होती, तो यहाँ पे अगर हम 1 ही लाख एडजस्ट करते तो यहाँ पे जो 1 लाख एक्स्ट्रा बचता, मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई जीरो वैल्यू ना होती, यहाँ पे कोई भी वैल्यू बचती, 1 लाख भी बचती, 10,000 बचती, तो उसको हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। उसी तरीके से अगर हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो ग्रेटर देन बुक वैल्यू है, तो जो पूरा रिजर्व है, अब ऐसा नहीं करेंगे, रिजर्व को ही बढ़ा देंगे, तो बढ़ा करके हम नहीं करेंगे, जितना रिजर्व है उसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे जब तक हमारा कोई क्वेश्चन में ये ना कहा हो कि हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जो है उसको 1 लाख से बढ़ा दिया। तो हम क्या करेंगे, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी एसेट है, एसेट के जब वैल्यू बढ़ा हुआ है हमारा रिकन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, तो वहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का कमाल आ जाएगा। तो हमारी इन्वेस्टमेंट एसेट है, उसकी वैल्यू अगर बढ़ गई है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में इफेक्ट दिखा देंगे, और रिजर्व जो है हमारा वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं कि R&S आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। देयर बैलेंस शीट शोज अ जनरल रिजर्व ऑफ 40,000। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, यानी कि ओल्ड रेशियो इनका 3:1 था, न्यू रेशियो इनका 1:1 था, और इनके पास एक जनरल रिजर्व है जो कि 40,000 का। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, हमारा जनरल रिजर्व को हम डेबिट कर देंगे। हमारा जनरल रिजर्व्स का डिफॉल्ट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो रिजर्व जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, घटेंगे डेबिट होंगे, ये कॉमन सेंस वाला है। उसके बाद 40,000 हमने डेबिट कर दिया, फिर हम जो आर हैं एस हैं उनको 1:1 यानी कि इक्वल 20-20 हज़ार नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में देते हैं। यहाँ पे कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा तो नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नया पार्टनर नहीं आया तो हम न्यू ओल्ड पार्टनर न्यू रेशियो, ऐसा नहीं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में करेंगे। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब कंफ्यूज आप क्या हो गए कि यहाँ पे कोई नया पार्टनर आ ही नहीं रहा है, तो जो पार्टनर है उनका जो न्यू रेशियो है उसी में हम दे देंगे। ओल्ड पार्टनर न्यू रेशियो ऐसा होगा ही नहीं, आपका क्वेश्चन में अंडा मिल जाएगा। आपको क्या करना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में करना है। तो आर का जो कैपिटल अकाउंट उसको क्रेडिट करेंगे, 3:4 का था, मतलब 3/4 का था, तो 30,000 इनको मिल गया और एस को 10,000 मिल गया और हमारे कैप्शन आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है वो होता है खत्म। अब हम बात करेंगे हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। ये हमारा ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो पढ़ो और नहीं चाहो तब भी पढ़ो, कोई ऑप्शनल नहीं है, जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ, आपको समझना है। Sometimes after all the above adjustment, partners might agree to adjust their capital balances so that they are in proportion to their new profit sharing ratio. This usually involves some partners bringing an extra capital or withdrawing excess capital. तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारा एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट्स, तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 मेरे से कंप्लीट किया होगा तो वहाँ पे जब हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ रहे थे, फ्लक्चुएशन फिक्स्ड वाला, तो वहाँ पे मैंने आपको उस एग्जांपल के साथ समझाया था कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल ला रहा है तो उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, और कैपिटल जा रही तो उसको हम एडजस्ट कैसे करते हैं, वो हमने अकाउंट में जाना था। अब हम एक स्टेप वाइज देख लेते हैं। तो स्टेप वाइज क्या है, कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन द पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल एंड देयर न्यू प्रॉफिट शेयर। तो जो हमारा नया प्रॉफिट शेयर है और जो पार्टनर जो फर्म है पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल, उसके बेसिस पे हम टोटल कैपिटल को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हमने डिटरमाइन करना है क्या, रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लीजिए पहले हमारी टोटल थी 10 लाख, फिर हमने कहा कि हम 30 लाख रहेंगे, तो 3 लोग हैं,
तो उन्होंने क्या किया, अब सबको 10-10 लाख रुपए लाने हैं। तो जिसका भी मान लीजिए कोई पर्सन है जो 10 लाख ऑलरेडी, तो उसको एक भी नहीं लाना है। किसी पर्सन का कैपिटल 5 लाख है तो उसको 5 लाख लाना है। किसी का पर्सन का कैपिटल 7 लाख ऑलरेडी है तो उसको 3 लाख और लाना पड़ेगा, यानी कि वो इक्वल हो जाएगा जितना हमने डिसाइड किया है। तो कैलकुलेट करेंगे सरप्लस या डेफिसिट को ईच पार्टनर कैपिटल में, जो मैंने बताया। मान लीजिए कोई ज़्यादा लेके आया 11 लाख, तो उसको 1 लाख निकाल के दे देंगे, यानी कि हमें 10 लाख अगर हमने बोला है ईच पार्टनर का तो 10 रहेगा। उसके बाद हमने जर्नल एंट्री करनी है ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश या बैंक का। ये सब हमने चैप्टर नंबर 1 जो हमारा था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसमें हमने अकाउंट और जर्नल एंट्री दोनों हमने पढ़ लिया है। अब जानते हैं प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज बैलेंस शीट। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जब हमारा चैप्टर एंड होगा। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स आर मेड अ न्यू बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, यानी कि जब सारे एडजस्टमेंट हो जाएंगे तो एक नया बैलेंस शीट बनेगा हमारा। ये जो बैलेंस शीट होगा ये रिफ्लेक्ट करेगा कि कुछ क्या चीज़ें, द रिवैल्यूएड अमाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी कि जो हमारी एसेट और लायबिलिटी का जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने जो बनाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितनी वैल्यू से चेंज होगा केवल हम वो दिखाएंगे, और बैलेंस शीट में हम क्या दिखाएंगे, जो अब उसकी करंट वैल्यू जो है उसको हम दिखा देंगे। फिर जो हमारे एडजस्टेड कैपिटल बैलेंसेज ऑफ पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जो उनकी नई कैपिटल अगर चेंज आया है, अगर कैपिटल में एडजस्टमेंट हुआ था, जो हमने लास्ट वाला ये टॉपिक पढ़ा जो हमारा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, अगर ये हुआ है तो वो आ जाएगा। उसके बाद हमारे कोई अगर नई लायबिलिटी क्रिएटेड हुई है, लाइक क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सारी चीज़ें हुई हैं तो ये सारी चीज़ें हम दिखा देंगे। इसी तरीके से जो हमारा छोटा सा टॉपिक था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके केवल क्लास 12th नहीं, आपका अगर आप बीकॉम करोगे या फिर आप सीए करने जाओगे या फिर कोई भी सब्जेक्ट करोगे जहाँ पे आपको अकाउंटेंसी पढ़ना है और वहाँ पे गुडविल का टॉपिक है, तो नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है उसको मिस मत करना, बिकॉज वही आपका फाउंडेशन या फिर आप जो कहते हैं बेस आपका वो बनाएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। ऑल्सो इस चैप्टर का हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो है हर चैप्टर का मैं लेके आता हूँ, इस चैप्टर का भी आएगा तो इसको देखना नहीं भूलना है, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑन करके रखना है और लाइक कर देना है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।